I am Rabia Rahman Khan, and I am presenting the topic Healthy Relationship today. It is from the Fickerless platform, that is a very quick, progressive platform these days that is holding free webinars to spread information and awareness. It is also providing clinical assistance to the patients. Professional sessions are available, internships are available, and coachings are also available. So, any of you can tell me that am I audible? Am I Yes, audible? ma'am. Yes. Is my screen okay to all? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's start the topic. First of all, we should know why relationships matter. Before telling you why relationship matters, it is necessary to tell you what is relationship. We have very concise concepts of the topics or things or informations. With relationship, we have particular scenario in our minds that it is between a girl or boy, or it is the relationship of friendship or marital relationship. But it is not. It is an expanded terminology. Relationship is about two friends, sisters, mother, parents, mother, daughter, etc. Everyone which is in relationships, social relationships with our colleagues, with our teachers, all around. We all are surrounded by the relationships. So the human connection is a psychological need, as it is said that man is a social animal. So, relationships affect emotional regulation, mental health, and even physical well being. Quality of relationships, predictor of life satisfaction. It is also proved by a study, that is a Harvard study of adult development. It was the longest ever running social or scientific study or survey of the world that continued more than 80 years. इसका मकसद ये था कि इंसान की जिंदगी को खुश और सेहतमंद क्या चीज बनाती है, और मींस व्हाट व्हाट ट्रूली मेक्स पीपल हैप्पी एंड हेल्दी इन देयर लाइफ। इस पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च की गई, मतलब 80 साल तक ये रिसर्च कंटिन्यू की गई। जिन बच्चों पे, जिन लोगों पे की जा रही थी, उनके चाइल्डहुड से, उनके जो है इन्फेंटहुड से लेके उनके 80 इयर्स एज तक के रिलेशनशिप्स को स्टडी किया गया, और उससे जो फाइंडिंग्स हुई, उससे ये फाइंडिंग्स हुई, उनमें से कुछ की फाइंडिंग्स मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। वो ये थी कि गुड रिलेशनशिप्स आर द हैप्पीनेस एंड बेटर हेल्थ। मतलब जब आपकी सेहत अच्छी है, जो कि आपकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहतों का मजमूआ होके एक एज अ होल मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज कॉल्ड द हेल्थ। वो जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स की वजह से अच्छी सेहत होती है और आपको खुशी मिलती है। दूसरी बात, इस रिसर्च की फाइंडिंग ये थी कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। मतलब जो आपके रिलेशनशिप्स है, ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सोशल हों और हर किसी से आपकी हेलो हाय हो। उसकी बजाय कुछ ऐसे कनेक्शन ज़रूरी हैं जो कि आपके ट्रस्टी हों, जिस पे आप भरोसा कर सकें, और आपको लगे कि जब मैं किसी मुश्किल में होऊंगा, दैट पर्सन वुड बी देयर फॉर मी। तो ये कनेक्शंस आपके फैमिली में भी स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे कम लोगों से हों, लेकिन बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि आप सिर्फ खुद को सब्जेक्ट समझो और ये समझो कि फलां का मेरे साथ रिलेशनशिप यूं हो, फलां का यूं हो। आप खुद एक एक्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं, यू कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो आप खुद को भी इस स्केल पे जज कर सकते हैं कि मैं कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ या हेल्दी बॉन्ड बना सकता हूँ किसी के साथ। तो वो जो क्वालिटीज होंगी वो आप खुद में भी डेवलप कर सकते हैं। उसकी एक और फाइंडिंग ये थी कि
कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल। मतलब अगर मुसलसल किसी कश्मकश में है, अभी हमारा टॉपिक रिलेशनशिप्स है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं और हमें हर वक्त सफाइयाँ देनी पड़ती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी पड़ती हैं, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो उस कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बंदे के लिए, सेहत के लिए जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे अनहेल्दी होती है। इसमें हमारी फिजिकल हेल्थ क्यों अफेक्ट होती है? वो इस तरह अफेक्ट होती है कि माइंड बॉडी को रिलेटेड है। तो जब माइंड हेल्दी नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी, हमारी एपिटाइट डिस्टर्ब होगी, हमारा स्टमक अपसेट होगा, हमें हेडेक्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं, जो कि हमारे फिजिकल हेल्थ को हार्म पहुंचाएंगे। In and the another finding is emotional safety is essential। तो हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जो आपको इमोशनल सेफ्टी दे। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि आपको कहीं पे ये ना लगे कि उफ ये हो गया तो ये नाराज हो जाएगा, उफ मुझे इसकी खुशी के लिए अब ये करना पड़ेगा, या इस रिलेशन को मैं कैसे मेंटेन करूं आउट ऑफ योर बाउंड्रीज। नो, दैट इज नॉट हेल्दी। तो जहां आप इमोशनली खुद को सेफ नहीं फील कर रहे, आपके एंगर को, आपके प्लेयर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कहीं इस तरह से है कि आप डिस्टर्ब हैं और आपको दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही करना पड़ रहा है कंटिन्यूसली, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा। एंड द another important finding, money, success and fame don't create long term happiness। मीन्स के रिलेशनशिप में जो है वो ये नहीं होगा कि कोई बहुत अमीर है तो आपका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा होगा और गरीब है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। और सक्सेस या फेम आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को या लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ को गारंटी नहीं करेंगी। तो रिलेशनशिप वो है, जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटीमेसी पे होती है, ना कि अचीवमेंट्स पे होती है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत हाईली अचीवर है तो ही उससे अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। वो तो फिर आपकी अपने जो है क्राइटेरियाज हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक होता है, कोई कोई नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। दैट इज साइकोलॉजी ऑफ कनेक्शन। इसका ये है कि अटैचमेंट बिगन्स इन चाइल्डहुड बट पैटर्न्स कंटिन्यू इनटू अडल्टहुड। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि हमारी ये जो सारी फाइंडिंग्स थी ये 80 इयर्स पर लॉन्ग रिसर्च पे बेस्ड थी। तो 80 ईयर रिसर्च पर लॉन्ग रिसर्च का मतलब चाइल्डहुड से जो अटैचमेंट पैटर्न बने थे वो उनके एडल्टहुड और आफ्टर एडल्टहुड किस तरह से क्रिएट हुए, और पूरे एक बड़े ग्रुप पे रिसर्च हुई थी और उसकी क्या फाइंडिंग्स आई वो सारी मैंने अभी आपको शेयर की हैं। हम उससे अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी सराउंडिंग को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ जो है साइकोलॉजी ऑफ कनेक्शन, दिस इज बेसिकली अटैचमेंट स्टाइल्स। तो अटैचमेंट स्टाइल्स में यहाँ 4 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप खुद को भी अपने फेमिलियर स्टाइल को मैच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका कौन सा है, या आपका पार्टनर जिससे आप मोस्ट रिलेटेड हैं उसका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आप इसको भी इससे गेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एंड में मुझे बता भी सकते हैं, और आप अगर पेपर पेन अपने पास रखें और अपने क्वेश्चंस नोट करें या इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते जाएं, तो दैट वुड बी वेल एंड गुड। तो अभी मैं अटैचमेंट स्टाइल्स को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर उसके बाद आप सब अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है और जिससे आप डील कर रहे हैं वो किस अटैचमेंट स्टाइल के साथ कर रहे हैं। द नंबर वन इज सिक्योर। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है वो ट्रस्ट पे बिल्ड करता है, जिसमें आप खुद सिक्योर फील करते हैं और दूसरे को भी सिक्योर फील करवाते हैं। सिर्फ खुद की सिक्योरिटी पे ही नहीं फोकस करना, आपको ये भी पता हो कि जिससे आप डील कर रहे हैं, जो आपका पार्टनर है, वो भी आपके साथ सिक्योर फील कर रहा है कि नहीं।
और इमोशनल रेगुलेशन आप लोगों की होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी तो बहुत अच्छे और कभी बहुत बुरे। तो अगर आपका एक फ्लो है तो वो रेगुलर होना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड मूड स्विंग्स रिलेशनशिप की जो है वो हेल्थ को वीकर करते हैं। नंबर टू इज एंक्शियस, fear of abandonment and over analyzing cues। अब किसी रिलेशनशिप में अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा मुझे छोड़ जाएगा, या मैं इसको खो दूंगी, या ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। जब आप फियर फ्री हैं कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, या मेरे से कुछ गलत हो गया तो भी ये बंदा मेरे साथ अटैच रहेगा और मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, या मेरी गलतियों को इग्नोर किया जा सकता है, या आप खुद भी अब किसी को इतना मौका देती हैं कि आप उसकी गलतियों को इग्नोर कर दें और उसके साथ कमिटेड रहें। इसी तरह हम जिस तरह अपने ब्लड रिलेशंस में कमिटेड होते हैं कि उनके लिए हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन, कोई वे आउट नहीं होता, हम उनको कहीं छोड़ के कभी नहीं जा सकते, इसी तरह अपने बाकी रिलेशंस को भी अपने लिए कंपलसरी समझना या स्ट्रॉन्ग समझना एक हेल्थी रिलेशनशिप है। लेकिन उसको भी कुछ कंडीशंस के साथ ही कैरी किया जा सकता है। बाज़ औक़ात रिलेशंस टॉक्सिक होते हैं, बहुत सी उसमें और कंडीशंस आएंगी जो फर्दर एक्सप्लेन भी मैं करूंगी। तो ज़रूरी नहीं कि उन रिलेशनशिप्स के साथ स्टिक ऑन किया जाए, तो उनसे मूव ऑन करना भी आपकी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी इमोशनल बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है। नंबर थर्ड इज डिसऑर्गेनाइज, पुश एंड पुल डायनामिक्स, फियर ऑफ इंटीमेसी। पुश एंड पुल डायनामिक मीन्स के यही बात है कि हर बंदा जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को देख रहा हो और खुद फेवर लेना चाह रहा हो, और दूसरे को अपने अकॉर्डिंग मूव करना, मूव और मोल्ड करना चाह रहा हो। तो ये पुश एंड पुल डायनामिक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो वो भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। नंबर फोर्थ इज अवॉइडेंट, इमोशनल डिस्टेंस, डिस्कम्फर्ट विद वल्नरेबिलिटी। अवॉइडेंट मतलब कि आप किसी चीज से गुरेज करते हो। वो गुरेज क्या होता है? झगड़े से गुरेज करते हैं हम, नाराजगी से गुरेज करते हैं, माहौल को खराब करने से गुरेज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो कंप्रोमाइज करता जाता है, बर्दाश्त करता जाता है, अपनी बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाता जाता है, लेकिन इसमें डिस्कम्फर्ट क्रिएट होती है। इसमें उसमें इतना अंदर गुबार बन जाता है कि बाद में वो ब्रस्ट हो जाता है। तो इस तरह का अवॉइडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप झगड़ों को और मसलों को अवॉइड करने के लिए कंप्रोमाइज करते जाएं और लीनियंट होते जाएं। आपको असर्टिव होना चाहिए कि अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स को भी कन्विंस कर सके और दूसरे की नीड और फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सके, और बीच में एक बैलेंस बाउंड्री बना सके। सो आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और you want to share your style of communication or attachment, you can share here, you can unmute your mics. I am giving you few minutes. So question is, which feels most familiar to you? So here we are up to emotional regulation and relationship. Emotional regulation is the foundation of healthy connection. इमोशनल रेगुलेशन को अभी मैं एक्सप्लेन करते आई हूँ,
और आप लोगों को भी बताया है कि उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रेगुलेशन नहीं कहलाते। When we are dysregulated, communication turns reactive। तो जब एक बंदा डिसरेगुलेटेड है तो दूसरा बंदा भी इरिटेटेड हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन रिएक्टिव हो जाता है। Then polyvagal perspective, that is our nervous system determined how safe we feel. Safety leads to openness। जाहिर है वो हमारा कंफर्ट जोन होगा। जिस रिलेशन में हम जितने कंफर्टेबल होते हैं उतना ही हम वहाँ ओपन होते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को इजीली कन्वे कर सकते हैं जब हमें सेफ्टी फील होती है। जब हमें किसी डिसेप्शन का, किसी डिस्ट्रक्शन का एहसास नहीं होता, तब हम अपने दिल की बातों तक जा सकते हैं। लर्निंग को रेगुलेशन स्टेइंग, और जब आपको कनेक्टेड रहना है तो आपको खुद वहाँ पे चीजें सीखनी भी हैं, समझनी भी हैं और मेंटेन भी करनी है। सिर्फ खुद की ही प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को नहीं देखते रहना, सामने वाले कम्युनिकेटर के भी इश्यूज को समझना है, उसके एक बैलेंस वे में चलना, वो हेल्दी रिलेशनशिप होता है। Here we are to explain that what is emotional safety. Emotional safety is clear from its heading or name, that is feeling accepted, seen and not judged. Not judged is the main point here। अगर हमें कहीं लगे किसी भी पार्टी में, जैसे कि एक बहू है वो अपने ससुराल में गई है, वहां अब उसने न्यू रिलेशनशिप्स में एडजस्ट करना है, लेकिन शी इज फियर्ड ऑफ जजमेंट। वहां क्या किया जा रहा होता है, सब उसको जज कर रहे होते हैं, उसके वे ऑफ टॉकिंग, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग, उसके वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, डीलिंग, इवन हर हर बात को नोट किया जा रहा होता है। तो वो नोट करना, वो जज करना डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं होती। आपको अगर एक दो बार किसी बात पे टोक दिया जाए, क्रिटिसाइज कर दिया जाए, या आपको पता लग जाए कि मेरी बातों को जजमेंट किया जा रहा है, तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं होकर फील करते, और आपके इमोशंस विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट और रिजेक्शन नहीं आ सकते, क्योंकि आप वहाँ बहुत खुद संभल जाते हो, पीछे हट जाते हो, या खुद भी उस फिक्र में लग जाते हो कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, मुझे किस तरह से बोलना चाहिए। हाउ वुड बी आई एक्सेप्टेड, हाउ वुड बी आई सीन और जज। तो वो जो है, जो हमें ट्रबल्स बताई जाती हैं, हमेशा ससुराल में एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है कि पहले 2-3 साल तुमने खामोशी रखनी है, तुमने जो है उनको समझना है, तुमने खिदमत करनी है। ये सारे हमें जो बताई जाती हैं बातें बच्चियों को शादी के टाइम पे, वो यही होता है कि ससुराल में लोग इतने अलाइंड नहीं होते। वो जजमेंट वाले पॉइंट्स में देख रहे होते हैं आपको, और गर्ल्स को, आजकल की को या पहले भी, हर दौर में इन चीज़ों को थोड़ा फेस करना पड़ता है। तो दैट इज टफ, बट it can be managed by conveying to others and but conveying to your own self, built through consistency, empathy and respect। एम्पथी यहाँ जो है एक वर्ड है, शायद कुछ लोग इससे फेमिलियर हों और कुछ ना हों। तो एम्पथी का मतलब है कि खुद को दूसरे की जगह रख के उसके हिसाब से सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। एक तो हम सिंपथी का वर्ड यूज करते हैं जो कि किसी से हमदर्दी करना होता है, लेकिन एम्पथी इज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ सिंपथी। मतलब आप उसकी जगह पे खुद को महसूस करते हो और उसी को, उस सिचुएशन को समझते हो कि मैं अगर इस सिचुएशन में होती तो मैं कैसा फील करती, या मैं कैसा रिएक्ट करती। तो अगर एक सास अपनी बहू को इस तरह डील करे
कि मैं भी तो आई थी, नहीं तो मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी थी, जो मैंने फेस किया। मैं इस बच्ची को ईज करूं, टीज नहीं करूं। मैं इसके लिए आसानियों का बायस बनूं, परेशानियों का बायस नहीं बनूं। इसी तरह हम हर रिलेशन में खुद ये समझ सकते हैं कि अगर हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो अगर हमें अपनी पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो हम वो प्रॉब्लम्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर ना करें, हम उस चेन को ब्रेक करें। इसी तरह अगर आपको खुद ये चाहिए कि आपके पार्टनर से आपको रिस्पेक्ट चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपको खुद भी रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस देना होगी। तभी आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकेगा। The next slide is boundaries versus barriers. That is very important. हमें यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्रीज क्या होती हैं और बैरियर्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फेमिलियर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन these two main categories or main topics or things. Define where you end and others begin. They protect energy and self-respect. बाउंड्री का मतलब है कि आपने बताना है कि क्या चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है, किस हद तक आप कोऑपरेटिव हो सकते हो या बर्दाश्त कर सकते हो, जिसमें आपकी और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट और एनर्जी की प्रोटेक्शन भी है, केयर भी है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, वायोलेशन नहीं है। फिर बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स आर वॉल्स built from fear or hurt. They block connection. Healthy relationships balance openness and self protection. मतलब जो चीज़ आपके रिलेशनशिप को फेवर करेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करेगी, वो बाउंड्री होगी। लेकिन जो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, वो बैरियर होगी। इजी? आर यू गेटिंग? Okay, can you guess which of these is a boundary and which is a barrier? I'd like to tell any of you or all of you one by one that which one is boundary and which one is barrier. I am reading the first block, that is requesting personal space or asking someone to stop touching you. What is it? Barrier or boundary? Can someone tell? Okay, this is a boundary. A lack of effective communication that creates distance between partners. Are you people listening? Hello, audience. यस मैम। तो बच्चा, आप लोग शेयर करो ना कि बाउंड्रीज और बैरियर्स को आप रिकग्नाइज कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बीच में चलाएं अपना, ताकि मुझे भी हो कि हाँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और आई एम गोइंग ओके, कीप इट गोइंग। Okay, I think I am going good, so I'll keep going. A lack of effective communication that creates distance between partners. So, lack of communication is not the boundary, it's a barrier. Getting? So, deciding not to participate in activities that go against your beliefs. That is a mixture. Boundary is this, that you are not going to participate the activities that are against your beliefs, but sometimes you have to take risk also. A partner who consistently dismisses your feelings or demands your energies in a specific way, creating an inability to connect emotionally, that is 100% a barrier. That can't develop a healthy relationship. It is not a boundary. It is a narcissist relationship person. Stating that you won't check work emails on weekend.
That is boundary because this is weekend, this is your off day, and you have your own time, your family time, so you can refuse it in a better way. Next slide. So here we are having six main communication styles with their examples. So communication styles, understanding of these styles is very important. And then I am interested in it because we can find our communication style and the communication style of the most related person. And then we can get the compatibility. How we can get compatibility? What is the style of the person whom we are most communicated, and what is the style of us? Then we can have the balanced way. First is passive. Passive is avoid conflict. So passive examples here also given in the colorful blocks. I am explaining it. That is harmonious and relinquishes. It means friendly and peaceful. So ये जो है ओके बॉस और यस बॉस टाइप के पर्सन्स होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल ये होता है कि बस सबको खुश रखना है, सबको राजी रखना है, मुझसे कोई नाराज ना हो, मुझे कोई बुरा ना समझे। सो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को, नाराजगियों को अवॉइड करने वाले होते हैं। यस बॉस टाइप की मिसाल इसमें मैंने ऐड कर दिया, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द सेकेंड कम्युनिकेशन स्टाइल इज aggressive or dominant, that puts blame on the second person. They don't take the responsibilities. They say, I am right and you are wrong. This is the attitude of aggressive person, aggressive style of communication. Number third is assertive, that is honest, kind, and balanced. If I see myself, I think I am an assertive style of communicator or person. So the assertive persons are direct communications. They are confident articulators and respectful, advocate their own problems or needs. They can tell that what is acceptable or what is not. They set their boundaries and convey them easily. So the next is passive aggressive. They are uh, anger expressors indirectly. पैसिव अग्रेसिव की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे दूंगी कि ये अपने एंगेज करेंगे और जो है वो फाइंड फॉल्ट्स करते रहेंगे, एम्बिग्यूटी क्राफ्ट करेंगे, बातों को क्लियर नहीं होने देंगे, अंडरमाइनिंग करेंगे और पर्सनैलिटीज होती हैं ये। नंबर empathetic. Empathetic persons is supportive and healing person. ये सेंसिटिव होते हैं कनेक्शंस में और गुड लिसनर्स होते हैं, दूसरे पार्टनर को स्पेस देते हैं, उसके कंफर्ट जोन को केयर करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। द लास्ट वन इज एनालिटिकल। एनालिटिकल पर्सन जो हैं वो फैक्ट फोकस्ड होते हैं और ये जो है ऐसे लोग होते हैं जो सोचने से पहले बोलने से पहले सोचते हैं, सोच समझ के कोई बात करते हैं और दूसरे की बात को भी बहुत तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। हर चीज में इनको जो है ना एनालिसिस इन फोकस होता है। वो फोकस इनका एनालिसिस इसलिए होता है कि ये हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। दे सीक वैलिडेशन, दे सीक एविडेंस। तो इनको अपनी क्रेडिबिलिटी की बहुत कंसर्न्स होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे ये
एनालिटिकल होते हैं, हर चीज को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, आप सबके लिए एक एक्टिविटी बनती है कि आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। I'd like you all to participate in that well, कि आप बताइएगा कि आप किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल की पर्सन हो, और आपको किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल के पर्सन से मोस्ट ऑफ द टाइम डीलिंग करना होती है, और आप इसको अब कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, पहले नहीं कर पा रहे थे। कॉमन रिलेशनशिप ट्रैप्स, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ट्रैप्स कौन कौन से हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं और हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या ये हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को हर्डल कर रही होती हैं चीज़ें, वो क्या हैं। तो पहले हमने उसके बाउंड्रीज को भी पढ़ा हमने। अब हम उनके हर्डल्स समझ लें आप, या ये करें कि जो चीज़ें रुकावट बन रही हैं, मसला बन रही हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, वो हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें और रिजॉल्व करें। नंबर वन इज माइंड रीडिंग अजम्पशन। इसका मतलब है कि दिल की बात खुद ही सोच लेना, कि हम दूसरे से बात को क्लियर करने के बजाय खुद की अजम्पशंस पे बिलीव करने बैठ जाते हैं। खुद ही समझ लेते हैं कि उसने ये कहा है तो उसका ये मतलब होगा, चाहे उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया और हमने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की। तो जब हम क्लैरिफिकेशन नहीं करते और अपने अज्यूम्ड मीनिंग को ले लेते हैं जो कि दूसरे बंदे के नॉलेज में भी नहीं है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, और वो आपके हेल्दी रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। नंबर टू, द थिंग इज ओवर गिविंग और पीपल प्लीजिंग। इसका भी ये है कि इजी वर्डिंग है, हमें इजीली समझ आ रहा है। हमारे पास जहाँ ऑडियंस में मोस्ट ऑफ द पर्संस आर साइकोलॉजी रिलेटेड पर्संस, तो ओवर गिविंग एंड पीपल प्लीजिंग ये है कि आप इसको ये समझ लें कि इस तरह का रिलेशनशिप या स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी जो है आपका वे ऑफ बिहेविंग अच्छा नहीं है। आप दूसरों को खुश करते करते खुद की खुशी का ख्याल नहीं करते, खुद की सेल्फ को सेक्रीफाइस करते जाते हो। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगहों पे बहुत लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज एक प्रॉपर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चल रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे किया जा सकता है और अनहेल्दी को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना आपके बस में नहीं है। सो प्लीज स्टॉप ट्राइंग। जो हम हर जगह दूसरों की खुशी की फिक्र में और कोशिश में लगे रहते हैं, वो हम अपने साथ, खुद के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सोचें, खुद की कदर करें। जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। सिंपल। इमोशनल विड्रॉल और स्टोन वॉलिंग। इमोशनल विड्रॉल और स्टोन वॉलिंग का मतलब है कि खामोश दीवार बन जाना, और हर तनकीद को, हर कमेंट को सहते जाना। वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग करते हैं, कि घर का माहौल ना खराब हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। हमारी सोसाइटी में फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, तो वो यही रीज़न होती है कि वो इमोशनल विड्रॉल कर देती हैं। कुछ उसकी रीजंस और कॉजेज ये होती हैं कि वो यूजलेस समझ रही होती हैं, और उनके साथ सिनेरियोज भी ऐसे होते हैं, अगर उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए तो उन पर हाथ उठाया गया, तो वो उस चीज़ का कोई और वे आउट नहीं पाती, तो वो खामोश हो जाती हैं, वो अपने जज्बात को मार लेती हैं। तो इस सब सिचुएशन में ये है कि आपको एक झगड़े में अगर आप उस टाइम पे खामोश करके हो गई हैं, आपने खामोशी से, एक बंदा बहुत गुस्से में है, ही इज येलिंग इन रेज, वो गुस्से में चीख चिल्ला रहा है आप पे, आप उस टाइम खामोश हो गई हैं, दैट इज गुड डिसीजन।
गुड चॉइस। उस टाइम आप खामोश हो गए हैं, आप थोड़ा सा टाइम आउट लें, थोड़ा सा उस टाइम खामोशी करके थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाद में कन्वे ज़रूर करें। बताएं कि ये आपने किया है, ये मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं इस बार खामोश हुई हूँ, आपने ज्यादती की है, आप आइंदा से खुद ख्याल रखिएगा इस बात का। तो इस तरह से अपनी बात को कन्वे ज़रूर करना चाहिए, अगले बंदे को एक क्लू देते रहना चाहिए कि आप भी फील कर रही हैं, आप हर चीज़ को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगी, आपकी भी कुछ लिमिट्स हैं जिनको क्रॉस नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ट्राइंग टू फिक्स इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये गलती हम सब कॉमनली कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग और अननोइंगली। हम ये कर रहे होते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम आई है रिलेशनशिप में, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई हैं, हम फौरन उसको फिक्स करने पे खड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। फिक्सिंग ट्रैप है ये एक। तो फिक्सिंग ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए कि फौरन से फौरन ये ठीक हो जाए, ये कहा तो क्यों कहा, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि हमें उसको लिसन करके अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे के बैकग्राउंड्स क्या है, यहाँ तक बात क्यों पहुंची, कॉजेस क्या हैं, और इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। मुझे इसको फिक्स करना है या मुझे इसको रिवायर करना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करके डील करना हेल्दी होगा, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। नंबर 5 पॉइंट हेयर इज इग्नोरिंग योर ओन नीड्स। इग्नोरिंग योर ओन नीड्स हमारी लाइफ में बहुत जगह पे हमारा इम्प्लिकेट हो रहा होता है, और वो हम लोग बाज़ औक़ात बहुत नेसेसरी भी होता है वो करना। पेरेंट्स अपनी नीड्स को इग्नोर करते हैं तो ही अपने बच्चों की नीड्स को मीट कर सकते हैं। अगर वो ये इग्नोरिंग नीड्स ना करें तो शायद वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा ना कर सकें और सेल्फिश होकर सिर्फ अपना सोचते जाएं। लेकिन इसमें हमें फिर ये देखना है कि बैलेंस कहाँ करना है, कहाँ अपनी नीड इग्नोर करनी है, कहाँ नहीं करनी। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों का नॉलेज, इन चीज़ों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी को हम इमोशनल रेगुलेशन के अंडर भी ले सकते हैं। तो इसमें ये है कि जब कोई मेल या फीमेल सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी में जीता है या उस अपनी खुशी को नज़रअंदाज करता है, तो वो भी ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात हमें इन चीज़ों को करना भी पड़ता है, और बाज़ औक़ात इसमें बैलेंस ज़रूरी है, बताना भी पड़ता है कि नो, दिस इज़ नॉट माई फीलिंग, दिस इज़ नॉट माई हैप्पीनेस, आई एम इग्नोरिंग माई सेल्फ इन इट, एक्सेट्रा। तो इस सब चीज़ों से हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमें यहाँ पे अपना रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए, और हमें अनहेल्दी पैटर्न्स को हीलिंग करने की टेक्निक्स भी आनी चाहिए कि हाउ टू हील अनहेल्दी पैटर्न्स। तो ये टेक्निक्स भी हमें पता होनी चाहिए, और हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सो हेयर recognize patterns from past relationships और फैमिली डायनामिक्स। इसको इजिली हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने साइकोलॉजी में अक्सर पढ़ा होता है कि वही लर्न बाय इमिटेशंस। तो हम जो अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में अपने एल्डर्स को करते देखते हैं, हम वही पैटर्न्स लर्न करते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं विदाउट नोइंग आर दे हेल्दी और दे आर अनहेल्दी। तो इसमें हमें उनसे लर्निंग तो हमने ले ली, लेकिन बाद में अपनी लर्निंग से उनको रीवायर करना भी जरूरी है इफ दे आर अनहेल्दी। सो अवेयरनेस इज बेटर देन रिएक्शन। सो फोकस ऑन अवेयरनेस, अवॉइड रिएक्शन।
दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने बहुत चीज़ें मिस की। हमें लगता होता है बाज़ औक़ात के हमारे पेरेंट्स, यू कैन रीपेरेंट योर सेल्फ। आप खुद को खुद से टेक केयर भी कर सकते हो। हम लोगों के पास ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, all issues can be resolved. You can check to the proper point, proper person, proper place. तो साइकोलॉजिस्ट के पास इनर चाइल्ड हीलिंग के प्रॉपर तरीके हैं, तो आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को भी हील कर सकते हैं। थेरेपी हेल्प्स अनपैक अटैचमेंट वॉन्ट्स एंड इम्प्रूव रिलेशनल अवेयरनेस। So, the self awareness and the role of self awareness, healthy relationship starts with emotional maturity. हम लोगों को इमोशनल मैच्योरिटी पूरी जिंदगी लर्निंग के लिए मिली हुई है और लर्निंग करते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि हम इमिटेशन के थ्रू सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि जो हमने सीखा है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। सो हमें हेल्दी रिलेशनशिप के पैटर्न्स को सीखते रहना चाहिए और अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करते रहना चाहिए। नंबर टू इज टू नो योर ट्रिगर्स एंड नीड्स एंड लिमिट्स। तो हर बंदे के ट्रिगर्स, नीड्स और लिमिट्स जो हैं वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड चीज़ें हैं। इनमें हम कोई एक फार्मूला फिट टू ऑल नहीं कर सकते। एक बंदे की नीड्स और ट्रिगर्स दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो यहाँ हर पर्सन को, हर शख्स को अपनी लिमिट्स को, अपने ट्रिगर्स को, अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करना और कम्युनिकेट करना और उसको रिवायर करना ज़रूरी है। एक का फार्मूला दूसरे के लिए फिट नहीं हो सकता। कि अगर आपकी बड़ी बहन, भाभी या मामा आपको बताती हैं कि यूं नहीं यूं करना था, ये कर लेना था, वो कर लेना था, तो उनका प्रॉब्लम, उनका पार्टनर, उनकी नीड्स, उनके ट्रिगर्स, लिमिट्स सेपरेट थे आपके प्रॉब्लम से, आपके पार्टनर से, आपके ट्रिगर से, आपकी लिमिट से। तो किसी का उठाया हुआ फार्मूला उठा के यूज नहीं कर लेना। The third one is the better you understand yourself, the safer others feel around you. तो हेल्थी रिलेशनशिप में सिर्फ खुद की नीड्स, खुद की बाउंड्रीज, खुद के बैरियर्स, खुद की वैलिडेशंस नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है कि आप दूसरों के लिए क्या हैं। हाउ अदर्स फील्स अराउंड यू। आर यू द सेफ प्लेस? आर यू द गुड लिसनर? आर यू द सिक्योर फॉर अदर्स? तो खुद को भी उस स्केल पे जज करें, इम्प्रूव करें, रिवायर करें। जहां आपको अपने अपने प्रॉब्लम नजर आता है, थेरेपीज लें और खुद की इम्प्रूवमेंट करें। जहां प्रॉब्लम आपको पार्टनर में नजर आता है, आप यहाँ पे आके रिलेशनशिप थेरेपीज ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता है। थेरेपीज, हीलिंग्स, hypnotherapy sessions, all and everything is here. It is filled with lot of psychologists, very good professionals. Time is running short, so I am in hurry to complete. And the slide here is building secure connection. A secure connection grows through trust, emotional safety, and consistent care. It strengthens by honest communication and the ability to reconnect with empathy after conflict. So, consistency with shared value and respect. जब हम एक दूसरे के साथ खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे की वैल्यू को भी शेयर कर रहे हैं और उसमें हम कंसिस्टेंट हैं, ये तो
नहीं क्या, बहुत अच्छे और कल दफा दूर जान छोड़ो टाइप के, तो वो नहीं बाउंड्री होती, वो नहीं रिलेशनशिप स्ट्रांग होता। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी ट्रस्ट होगा, वल्नरेबिलिटी कम मिलेगी। तो जहाँ वल्नरेबिलिटी कम है, रिपेयर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, एक्टिव लिसनिंग। रिपेयर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट है। मैं अब थोड़ा वाइंड अप के लिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। अगर मैम हिना नेक्स्ट टाइम मतलब फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को तसल्ली से ले पाएंगे। और सिक्योरिटी इजंट परफेक्ट हार्मनी, इट इज रिपेयरिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड डिस्पाइट डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस तो हर जगह आते हैं, कभी भी 100% इंटीमेसी क्लेम नहीं की जा सकती। तो हमें ये करना है कि हम अगर 50% भी इंटीमेसी है हमारी, 50% भी कम्युनिकेशन है, या हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, तो हमें उस कनेक्शन को रिपेयर करना है, उसको रीबिल्ड रखना है, उसमें से डिफरेंसेस को खत्म करके अपनी हार्मोनी को परफेक्ट बनाना है। ये सारे तरीके हम करते रहेंगे, इसको करना रिपेयर इस तरह से है कि उसको रिपेयर कर लें बाय कम्युनिकेटिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग। The takeaway, love not just feeling, it is a nervous system फीलिंग है सिस्टम है, उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, जो हमारे डोपामिन्स होते हैं, लव हार्मोन्स होते हैं, सारे हमारे अंदर की टेक अवे मैसेज लास्ट स्लाइड वाज ट्रू कनेक्शन कम्स फ्रॉम सेफ्टी नॉट इंटेंसिटी। ये सारी चीजें अभी मैं एक्सप्लेन करती हुई आई हूँ। मीन्स हमें इंटेंसिटी से ट्रू कनेक्शन नहीं मिलना, कि बहुत शिद्दत हो, जज्बात में बहुत प्यार जताया जाए, या हर वक्त साथ रहा जाए, या हर वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो, कनेक्टेड हो। दैट इज नॉट द ट्रू कनेक्शन। आप कभी भी किसी भी वक्त जब कम्युनिकेट करो, आप में एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, आप एक दूसरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी अश्योर कर रहे हो। दैट इज द ट्रू कनेक्शन और हेल्दी कनेक्शन। लर्न, अनलर्न एंड ग्रो इन हाउ यू गिव एंड रिसीव लव। लर्न अनलर्न मीन्स कि आपको फॉरगिव करना आना चाहिए, किसी भी बात को पकड़ के पतलोंग नहीं करना चाहिए, कि इसने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले ये बात की थी, तो अब तो मैं इसको माफ नहीं कर रहा। हमारे यहाँ रिलेशंस में बहन भाइयों ने, कजन्स ने, रिश्तेदारों ने वो 100 100 साल पुराने मसले पकड़ के अपनी लड़ाइयाँ की हुई होती हैं। तो हमें इन चीज़ों को अनलर्न करना चाहिए। छोड़ दो पुराने मसलों को, झगड़ों को, आगे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, केयर दो, और अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को हेल्दी बाउंड्रिंग बाउंड्रिंग बाउंड्री दो। गिव एंड रिसीव लव। मैम हिना, इज देयर टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर? All are welcome to ask if they have any questions.